नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 3 दिसंबर को होगी मतगणना। बता दें कि चुनाव आयोग ने सोमवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव कराने के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। चुनाव 7 नवंबर से शुरू होंगे और सभी राज्यों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक छत्तीसगढ़ में चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 7 नवंबर को संपन्न होगा, दूसरे चरण में 17 नवंबर को मतदान होगा। छत्तीसगढ़ को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में चुनाव एक चरण में होने हैं। चुनाव आयोग की घोषणा के मुताबिक मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों पर कांग्रेस का वार। कहा बीजेपी की विदाई की भी घोषणा हो गई है। बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों के लिए चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पार्टी की विदाई की भी घोषणा हो गई है। खड़गे ने कहा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ जनता के पास जाएगी। जन कल्याण, सामाजिक न्याय और प्रगतिशील विकास ही कांग्रेस पार्टी की गारंटी है। वहीं राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया है कि पार्टी राज्य में फिर से सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। राजस्थान के लोगों ने राज्य में कांग्रेस को सत्ता में लाने का फैसला लिया है। उधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने पार्टी की जीत पर भरोसा जताया और कहा कि मतदाता लोकतंत्र का अपहरण करने वालों को सबक सिखाएंगे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मध्य प्रदेश की सम्मानित जनता पिछले कई वर्षों से जिस तारीख का इंतजार कर रही थी, उसकी तारीख औपचारिक घोषणा हो गई। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होगा। ये लोकतंत्र को हाईजैक कर लोकतंत्र को बहाल करने वालों को सबक सिखाने का दिन होगा। न्यूज क्लिक पर छापेमारी को पत्रकारों, कलाकारों, शिक्षाविदों ने प्रेस फ्रीडम पर हमला बताया। बता दें कि दुनिया भर के 230 से अधिक पत्रकारों, समाचार संगठनों, शिक्षाविदों और कलाकारों ने न्यूज क्लिक पर दिल्ली पुलिस की छापेमारी की निंदा करते हुए कहा कि ये प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर चिंताजनक हमला है। उन्होंने कहा कि न्यूज क्लिक जैसे मीडिया आउटलेट समाज के उन हाशिए पर पड़े और खामोश क्षेत्रों को रोशनी देकर और आवाज देकर लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, जो सम्मान और बदलाव की मांग करते हैं। उन्होंने एकजुटता दिखाते हुए न्यूज क्लिक के संपादक परवीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की तत्काल रिहाई की मांग की, जिन्हें कठोर गैरकानूनी गतिविधि अधिनियम यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है। न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों, टिप्पणीकारों, कार्टूनिस्ट और हास्य कलाकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर छापे और हिरासत, साथ ही इसके प्रधान संपादक परवीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की यूएपीए के तहत गिरफ्तारी प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर एक चिंताजनक हमला है। मालूम हो कि बीते 3 अक्टूबर को समाचार वेबसाइट न्यूज क्लिक से जुड़े कर्मचारियों और टिप्पणीकारों के यहां छापेमारी और पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने इसके संपादक परवीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया था। इससे पहले इसी दिन सुबह पुलिस ने अगस्त माह में यूएपीए के तहत दर्ज इस मामले के संबंध में कुल 37 पुरुषों और 9 महिलाओं के खिलाफ छापेमारी और पूछताछ की थी। उनके मोबाइल, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी जब्त कर लिए गए थे। इजराइल हमलों की निंदा के बाद फिलिस्तीनी अधिकारों को कांग्रेस का समर्थन। बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन चरमपंथी संगठन हमास के बीच जारी संघर्ष सोमवार को तीसरे दिन में प्रवेश कर गया। इसको लेकर भारत में भी राजनीतिक पारा चढ़ता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फिलिस्तीनी अधिकारों को समर्थन दिया। इजरायली बलों और हमास आतंकवादी समूह के बीच तत्काल संघर्ष विराम का आह्वान किया। साथ ही कहा कि फिलिस्तीनी लोगों के भूमि, स्वशासन और सम्मान के साथ जीने के अधिकारों के लिए उसका लंबे समय से समर्थन है। कांग्रेस वर्तमान संघर्ष को जन्म देने वाले अनिवार्य मुद्दों सहित सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू करने का आह्वान करती है। इससे एक दिन पहले पार्टी ने कहा था कि वो इजराइल के लोगों पर क्रूर हमलों की निंदा करती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी का हमेशा मानना रहा है कि इजरायलियों की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को सुनिश्चित करते हुए फिलिस्तीन के लोगों की वैध आकांक्षाओं की बातचीत के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन चरमपंथी संगठन हमास के बीच जारी संघर्ष में दोनों पक्षों के 1100 से अधिक लोगों की जान चली गई है।
हमास के उग्रवादियों द्वारा शनिवार को गाजा से इजराइल पर 3000 से अधिक रॉकेट दागे जाने के बाद युद्ध शुरू हो गया। भारत आए इजरायली टूरिस्ट वापस जाने को बेताब, कहा हमले के बाद से कोई सोया नहीं, हमें देश के लिए जाना ही होगा। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच खूनी संघर्ष जारी है। इस हमले में अब तक 700 से ज्यादा इजरायली की मौत हो गई, वहीं 400 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजराइल के हमले के बाद गाजा में अब तक 2300 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजराइल में हुए हमलों के बाद भारत में आए इजरायली टूरिस्ट अपने देश वापस लौटने को बेताब हैं। भारत आए इजरायली टूरिस्ट जल्द से जल्द अपने देश वापस लौट जाना चाहते हैं। हमास आतंकवादियों की ओर से शनिवार 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद से सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटोज देखने के बाद भारत में आए पर्यटकों की बेचैनी बढ़ गई। उन्होंने जल्द से जल्द इजराइल लौटने का फैसला किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक राजस्थान के पुष्कर में हमले के वक्त 350 इजरायली पर्यटक थे। 350 इजरायलियों में से 150 पर्यटक हमले की खबर सुनते ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए और देश की रक्षा के लिए अपने वतन लौटने का इंतजार कर रहे हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र के इजरायली नागरिकों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। ऐसे में बच्चे, बूढ़े, जवान, औरत, हर कोई भारत से इजराइल जाना चाहता है। पुष्कर में यहूदियों के सामुदायिक केंद्र इजरायलियों के बेड चबार्ड में सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए और एहतियात के तौर पर आतंकवाद विरोधी दस्ते ने निरीक्षण किया। पंजाबी गायक गुरदास मान ने कैंसिल किया अपना कनाडा का शो, कहा टिकटों के पैसे होंगे वापस। बता दें कि भारत कनाडा में चल रहे राजनयिक विवाद के बीच पंजाबी गायक गुरदास मान की कनाडा यात्रा रद्द कर दी गई है। ये जानकारी प्रोडक्शन हाउस ने ट्विटर पर दी। साथ ही कहा कि यह कदम फिलहाल सबसे जिम्मेदार और आवश्यक कार्रवाई है। इस विवाद के बीच गुरदास मान ने अपना कनाडा दौरा टालने का फैसला किया और अपने प्रशंसकों से वादा किया कि सभी टिकटों के पैसे वापस कर दिए जाएंगे और जल्द ही नई तारीखों की घोषणा की जाएगी। राजनयिक विवाद इस स्तर तक पहुंच गया कि भारत ने कनाडा में अपनी वीजा सेवाएं निलंबित कर दी और कनाडा ने अपने राजनयिकों को भारत से स्थानांतरित करना शुरू कर दिया, क्योंकि भारत ने उन पर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था। भारत ने यह भी आरोप लगाया कि कनाडा खालिस्तानी आतंकवादियों को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराता है, जिसके बारे में भारत ने कनाडा को कई बार सचेत किया था। निज्जर उनमें से एक था, लेकिन कनाडा ने निज्जर को एक धार्मिक प्रमुख के रूप में माना। पंजाब के बाहर सिखों की सबसे बड़ी आबादी कनाडा में रहती है। कई पंजाबी रैपर्स कनाडा में रहते हैं। गुरदास मान से पहले कनाडा के रैपर शुभनीत सिंह थे। खालिस्तान समर्थक विचारों पर नाराजगी के बाद सितंबर में उनका पहला भारत दौरा रद्द हुआ। शुभ की एक पुराने सोशल मीडिया पोस्ट के लिए आलोचना की गई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत का विकृत नक्शा दिखाया गया था। अपना शो रद्द होने के बाद शुभ ने कहा कि भारत उनका भी देश है और उनका जन्म भी भारत में ही हुआ है। पंजाब मेरी आत्मा है, पंजाब मेरे खून में है। आज मैं जो कुछ भी हूँ पंजाबी होने के कारण हूँ। पंजाबियों को देशभक्ति का सबूत देने की जरूरत नहीं। इतिहास के हर मोड़ पर पंजाबियों ने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि हर पंजाबी को अलगाववादी या राष्ट्र विरोधी के रूप में नामित करने से बचें। इंडो कनाडाई रैपर एपी ढिल्लो को बहिष्कार के आह्वान का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें शुभ के साथ एकजुटता दिखाई और कहा कि संगीतकारों को अब हर कदम पर दूसरा और तिगुना अनुमान लगाना होगा। खालिस्तानी विवाद में दिलजीत दोसांझ का नाम भी कई बार घसीटा गया। कर्नाटक के पूर्व सीएम की चेतावनी, कहा सनातन धर्म हमारी रगों में बहता है, अगर हिंदू भावनाएं आहत हुई तो ठीक नहीं होगा। बता दें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बसवराज बोम्मई ने राज्य में भगवान गणेश उत्सव में रुकावट डालने की कोशिश करने वालों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने हिंदू भावनाएं आहत करने की कोशिश की तो वो चुप नहीं बैठेंगे। दरअसल सनातन धर्म पर तमिलनाडु के डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के आपत्तिजनक की टिप्पणी के बाद ये मुद्दा गरमाया हुआ है। इन्हीं विवादों के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि यह महान सनातन धर्म उनकी रगों में बहता है। बसवराज बोम्मई ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारे सनातन धर्म की तुलना मलेरिया से की जाती है तो क्या हम चुप बैठेंगे? सनातन धर्म हमारे रगों में बह रहा है। अगर किसी ने हमारी भावनाओं को आहत करने की कोशिश की तो हम चुप नहीं बैठेंगे। वे कर्नाटक के हावेरी जिले के बंकापुर में हिंदू जागृति सम्मेलन में शिरकत करने के लिए शनिवार को पहुंचे थे। वहीं पर अपने संबोधन में उन्होंने आरोप लगाया कि भगवान गणपति उत्सव को रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम उस सनातन धर्म से हैं जो विश्व में सभी मानव जाति के कल्याण के लिए काम करता है। पाकिस्तान या अफगानिस्तान से अलग यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जो कि वहां संभव नहीं है।
उन्होंने बिना नाम लिए तमिलनाडु के मंत्री स्टालिन पर निशाना साधा और पूछा, यहाँ सभी स्वीकार्य है, सनातन धर्म के इस स्वभाव के कारण कोई उसे डेंगू और मलेरिया कहता है क्या? उनमें किसी दूसरे धर्म की तुलना ऐसे रोगों से करने की हिम्मत है? अगर वे ऐसा किए होते तो क्या हुआ होता? कांग्रेस जीती तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? दिग्विजय सिंह का अहम बयान, सीटों को लेकर किया ये दावा। बता दें कि चुनाव आयोग ने सोमवार को मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसी बीच सी वोटर ने एक ओपिनियन पोल किया जिसमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 135 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। जब उनसे पूछा गया कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर उन्होंने कहा कि राज्य में सीएम पद का नाम कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में तय होगा, लेकिन मेरा मानना है कि कमलनाथ को ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम आएंगे। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में अपने सांसदों को चुनाव लड़वा रही है। इसका मतलब है कि शिवराज सिंह सीन से आउट हो गए हैं और बीजेपी का कॉन्फिडेंस भी हिला हुआ है। तभी वे शिवराज सिंह हर जगह जाकर कह रहे हैं कि चुनाव लड़ूं या न लड़ूं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमारे लिए भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है और अगर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 113 से 125 सीटें, वहीं बीजेपी को 104 से 116 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जा सकती है। इसी बीच सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भी हुई। इसमें चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं से आगामी चुनाव के लिए रणनीति बनाने पर जोर दिया। इजराइल हमास युद्ध को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, कहा देश के पूर्व पीएम ने कहा था कि अरबों की जमीन पर कब्जा किए बैठा है इजराइल। बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष इस वक्त पूरी दुनिया की नजर में है। भारत में लोग इस मामले पर अपनी राय रख रहे हैं। इस हमले में अब तक दोनों तरफ से 1100 से अधिक आम नागरिकों की मौत हुई। चर्चा हो रही कि भारत के रुख पर भारत ने इजराइल को समर्थन दिया है। इस पर एएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत को फिलिस्तीन को लेकर अपने रुख पर कायम रहना चाहिए। इस दौरान उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र भी किया। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका एक भाषण वायरल हो रहा है, ने एक बार फिलिस्तीन के बारे में कहा था कि अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने फिलिस्तीन के साथ एकजुटता के लिए एक पोस्ट टिकट जारी किया था। हमने हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन किया था। जब कांग्रेस सत्ता में आई तो इसमें बदलाव आया। ओस्लो समझौता अस्तित्व में आया जिसमें कहा गया कि वेस्ट बैंक और गाजा में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश बनाया जाएगा। अब 30 साल हो गए हैं। दुनिया जानती है कि वहां अल अक्सा मस्जिद है। गाजा पट्टी पिछले 16 वर्षों से बंद ये खुली हवा वाली जेल है। इस युद्ध के बीच अमेरिका ने इजराइल के लिए सैन्य सहायता का ऐलान किया है। अमेरिका ने अपना एक युद्धपोत भी इजराइल बॉर्डर के पास तैनात किया है। गाजा पट्टी पर इजराइल लगातार हमले कर रहा है और वहां पर हाहाकार मचा हुआ है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कारगिल में हुए पहले चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की बड़ी जीत, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बता दें कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कारगिल में हुए पहले चुनाव में विपक्ष के इंडिया गठबंधन के घटक दलों नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद कारगिल चुनाव में 26 में से 22 सीटों पर शानदार जीत हासिल की है। जम्मू कश्मीर की सबसे पुरानी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस क्षेत्र में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरना ये दिखाता है कि मुस्लिम बहुल कारगिल जिला कश्मीर से अपने भौगोलिक विभाजन के बावजूद राजनीतिक रूप से अविभाज्य है। चुनाव के नतीजों को जम्मू कश्मीर पर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 5 अगस्त 2019 के फैसलों और क्षेत्र में उसके बाद लागू की गई नीतियों के प्रतिकार के रूप में भी देखा जा रहा है। ये चुनाव राज्य के दर्जे और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के लिए जारी लद्दाख की लड़ाई के बीच हुए थे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 12 सीटें जीती जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस 10 सीटों पर विजय हुई। भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार 2-2 सीटें जीतने में कामयाब रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ने भाजपा को दूर रखने के लिए चुनाव पूर्व समझौता किया था। उनके सत्ता साझाकरण समझौते के अनुसार
दोनों दलों की पहाड़ी परिषद की कार्यकारी परिषद में बराबरी हिस्सेदारी होगी। दोनों दलों ने नतीजों को भाजपा और उसके 5 अगस्त 2019 के फैसलों को खारिज करने वाला करार दिया। सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि परिणाम भाजपा और उसकी नीतियों के खिलाफ एक जबरदस्त फैसला है और केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के साथ जो किया उनकी सहानुभूति और स्वीकृति है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।